हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 NIOS बोर्ड का बायोलॉजिकल चैप्टर। दोस्तों ये चैप्टर 4 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। दोस्तों ये कोशिकाओं के बारे में है, जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे कि सेल स्ट्रक्चर और उसका जो है प्रकार किस तरह से कार्य करता है, कैसे इसका फंक्शन है हमारे शरीर में। तो हम हर तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें हम मिटोसिस विभाजन के बारे में भी जानेंगे। तो इसे सारे कुछ करेंगे, लेकिन जो है इस सब करने से पहले एक बात जो हमेशा मैं कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है NIOS बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। There is cell structure and function. This chapter is most important, cell structure and function. The introduction is that all organisms are composed to the structures and functional unit of life is called cells. The body of some organism like a bacteria, protozoa, and some algae is made up of a single cells. Whereas their body of the high fungi, plants and animals are the composed of many cells. Human body is built of about 112 million cells. Cells vary in size and structure as they are specialized to perform different functions. But the basic component of the cells are common to all biological cells. The lesson deal with their structure common to all types of cells. You will be also learn about the kind of cell division and the process involved in this lesson. So friend, after the complete this lesson, you will be able to justify that cells is the basic structure and function unit of all organism, and list the component of the cells and state cell theory, and differential between to the eukaryotic and eukaryotic cells, and differential between to plant and animal cells. So illustrate the structure of plant and animal cells by our drawings level diagrams, and describe the structure and function of the plasma membrane, cells wall, endoplasma, reticulum, cilia, fascia, nucleus, ribosome, mitochondria, chloroplast, Golgi bodies, exosome, lysosomes and lysosomes also, and describe the general importance of the cell molecules, water, minerals, ions, carbohydrate, lipid, amino acid, protein, nucleotides and nucleic acid, enzymes, vitamins, hormones, steroids and the alkaloids. And also you have justified their need for cell divisions and describe the various phases of cell cycle. Explain the term of karyotypes and mention the karyotypes analysis with its significance. So
दोस्तों जैसे पता ही है आपको कि कोशिका संरचना एवं प्रकार ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है बायोलॉजिकल में। कहते हैं जो ये बायोलॉजिकल हम चैप्टर चौथा कर रहे हैं वो हम करेंगे कोशिका की संरचना एवं की कार्य फंक्शन क्या होती है। तो दोस्तों ये बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है कोई भी बच्चे के लिए जो कि बायोलॉजिकल के जो चैप्टर हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, +2 में बायोलॉजिकल चैप्टर में जो कोशिका की संरचना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और एग्जामिनर का जो है फेवरेट हमेशा इसी में से बनता है क्वेश्चन। तो इसको बहुत ध्यान से समझने की आपकी ज़रूरत है और सोचने की भी ज़रूरत है। नहीं सोचिएगा, नहीं समझिएगा तो चैप्टर जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कहते सभी जीव जो होते हैं जीवन की संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाइयों से मिलकर बनते हैं। देखिए दोस्तों सभी जीव जो होते हैं संरचनात्मक हो या प्रक्रियात्मक इकाइयों से मिलकर बनते हैं जिन्हें हम कोशिकाएं कहा जाता है। कुछ जीव जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ व कुछ शैवाल का शरीर एक ही कोशिकाओं के बने होते हैं, जबकि जो है उच्चतर कवक, पौधे और प्राणी अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। मानव शरीर लगभग 1 ट्रिलियन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो तो आपको भी पता है कि हमारा शरीर का जो निर्माण है 1 ट्रिलियन कोशिकाओं से मिलकर बना हो सकता है। कहते हैं कोशिका कार्य संरचना में भिन्न होते हैं क्योंकि ये विभिन्न कार्यों को करने के लिए अनुकूल होते हैं। देखिए दोस्तों कोशिकाओं के कारण ही हम जो है किसी भी कार्य करने के लिए सक्षम हो जाते हैं, लेकिन सभी जैविक कोशिकाओं में मूलभूत अवयव सामान्य होते हैं। इस पाठ में जो है आप सभी कोशिकाओं के मूलभूत संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे और आप कोशिका विभाजन के प्रकार और निहित क्रियाकलापों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ में जब आप चैप्टर ख़त्म कर लीजिएगा तो आप बहुत चीज़ों के बारे में जान चुके होंगे, जैसे कि कोशिका के सभी जीवों की मूलभूत संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, अवयव जो पाए जाते हैं कोशिका के एक सिद्धांत होता है। इसमें प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स में क्या अंतर है, सुकेंद्रिक कोशिकाएं क्या होती है। ठीक है, फिर आप जो है सभी कोशिकाओं की संरचना बनाना सीख जाओगे। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, अंतर्जालिका, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम हो, चाहे आपका न्यूक्लियस हो, राइबोसोम हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, हरित लवण क्लोरोप्लास्ट हो, या पैराक्सियोसोम हो या लाइसोसोम की संरचना हो, सब कुछ जान जाइएगा। साथ में आप खनिज के बारे में भी जानिएगा। आयरन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, न्यूक्लाइड्स, न्यूक्लिक अम्ल्स, एंजाइम, विटामिन, हार्मोन, इलेक्ट्रोलाइट्स, सारे चीज़ों के बारे में जानिएगा। लेकिन तभी जान पाइएगा जब त्रिपाण स्टडी सेंटर के सब्सक्राइब कीजिएगा और त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ सदैव बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा आज पहला टॉपिक क्या है। The first topic is the cells and cell theory. Friend, here is a cell and cell theory. Their first is a landmark in the study of a cell. First time the scientists landmark in a study of cell. Soon after, Otto Vaughn's landmark Hooke's inverted to the microscope. Robert Hooke's in their 1665 absorbed a piece of a cork under to the microscope and found it to be made of the small component which is called cells. Latin cells as a small room. Latin means the small room. In 1672 is a Leeuwenhoek is observed bacteria, sperm and the red blood corpuscles, all of which were cells. And much later in 1831 Robert Burns is Englishman observed that all the cells had a centrally positionally body which is the term to the nucleus. Here the cell theory. What do you mean to the cell theory and who is the proposed the cell theory? So here in 1839 M.J. Sachedin and Theron Swaman formulated by the cell theory which is the maintain that all organisms are composed of cells. The cell is the structurally and functionally unit of life. Friend, the more important thing, the cell is the structurally and functionally unit of life, and cell arise from the pre-existing cells. The cells are very considerable in the shape and the size. Nerve cells of animals have a long extension. They can be several centimeters in the length. Muscle cells are ignored in the shape. Egg of ostrich is the largest cells, 75 mm. Some plant cells have a thick walls. There is also wide variation in the number of cells in a different organism. So the cell mean a cells may be defined as a unit of protoplasma bonded by a
plasma or cell membranes, and processing or nucleus. Protoplasma is the life-giving substance and include the cytoplasma and the nucleus. The cytoplasma has in it is organelles such as the ribosome, mitochondria, and Golgi body, plastida, lysosome, and endoplasma reticulum. Plant cells have in their cytoplasma large vasculars containing non-living inclusions like a crystal and pigment. The bacteria have neither defined cell organelles nor well formed to nucleus. But every cell has a three major components. So here show plasma membranes, cytoplasma, and DNA. The DNA is necked in the bacteria and enclosed by the nuclear membranes in all other organism. So, two basic types of cell. Cytocyst is recognized two basic type of cells shown in this figure. Their difference has been to be and tabulated below the table 4.1 organism which do not be pose of well-formed nucleus are eukaryotic, such as the bacteria. All other poses a well-defined nucleus covered by our nuclear membranes. They are eukaryotes. Here show this difference between the eukaryotics and eukaryotic cells. Friend, eukaryotic cells mean your true crown nucleus and prokaryotics mean your earlier primitive. So their first is eukaryotics is a nuclear distinctions with the well-formed nuclear membranes. And here the nucleus not distinct, it is in their form of the nuclear zone, nucleides and nuclear membranes absent. And eukaryotic double membrane cells organelles is a chloroplast, mitochondria, nucleus and single membrane. Golgi apertures, lysosome, vasculus, endoplasma, reticulum and present. So eukaryotics is a single membrane cell body like a mesosomes present and endoplasma, reticulum, plastocytes and mitochondria and macro bodies like a lysosome and Golgi body absent. So third is ribosome is a 80s and ribosomes is the prokaryotics is a 70s. There is a 4-point distracted compartment in the cells is the cytoplasma and the nucleus. Here no compartments. So fifth point is depending upon the species number of chromosome per nucleus varies from 2 or to many, and here there is only one chromosome per cells. And 6 point is each chromosome is a linear with its two end free, and here is the number chromosomes is circular and remaining attached to the cell membranes at a 1 point. 7 point here each chromosome has a one linear double standard DNA complexed with the histone. And second is the chromosome has a single double stranded circular DNA molecules and not be associated with their histones. And 8 point is that each chromosome has a one centromeres that divided the chromosome into two arms. However, if there are centromeres in the terminal, their chromosome would be have only one arm. And the last point there the chromosome lack an centromere. Here see two diagrams in the electronic macrographing are eukaryotic cells and prokaryotic cell. So friend, this is important cell for the eukaryotic cell and prokaryotic cell on the examination view. The work unit is the when their cell is a fascinated is they broken down into the component by the rotating in a ultracentrifuge. At a different speed, their ribosome of eukaryotics and prokaryotic cell sediment is settled down at a different speed. The coefficient of the sedimentations is represented in the cerebral unit is expected as a S. The plant cells and animal cells also differ several speed they are given table. The difference between the plant cells cell and animal cell. Here cellulose cells wall is the present extended to be cell membranes. Here is a plant cells and animal cells and no cell wall. Outermost structure is the cell membranes or plasma membranes. Plant cells is a vasculars are usually large and animal cells are generally vasculars are absent and if you present are usually small. The plant cell is a
Plastocytes present, but is the animal cell is the plastocytes is the absent. And fourth point is the plant cells is a glossy body present in the form of unit known as the ductosomes. An animal cell their glossy body well developed having two centrones. Last is the plant cells is the centrioles is absent and animal cells is the centrioles is a present. Here showing this picture of animal cell and plant cell. In this picture, a plant cells and animal cells, there are well development cells on their microscopic examination. Here present star granules, nucleus, glass, nuclear membranes, vascular, chloroplast, and the cellulose, cell walls, mitochondria, endoplasma is the membranes, plasma, cytoplasma. And animal cells are present of vascular, centroids, nucleus, nuclei, cytoplasma, mitochondria, endoplasma, reticulum, rhizosome, glossy, operate, and pennicots. There is a difference between to the plants and animal cells, and they are important for the this diagram in exam view. So friend, learn now. दोस्तों जैसे कि कोशिका तथा कोशिका के सिद्धांत कहते हैं, कोशिका जो है हर एक इंसान के लिए, हर एक जीव के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। आपको पता है कि जिस तरह से घर का निर्माण होता है बहुत से मटेरियल से, उसी तरह से जो है एक हमारे शरीर का जो निर्माण होता है कोशिका जो है इसके लिए उत्तरदायी होती है। कोशिका तथा कोशिका के सिद्धांत के बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण एवं रोचक सिद्ध होगा, इसलिए कोशिका तथा कोशिका सिद्धांतों को आप मिस मत कीजिए। कहते हैं हर एक टॉपिक के जब इंटरेस्टिंग से पढ़िएगा, समझिएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा। देखिए पढ़ाई लिखाई जो होता है वो चीज़ है जैसे हमें ज्ञान भी प्राप्त होती है और हम अपने बारे में जानना भी सीखते हैं कि हमारे शरीर में किस किस चीज़ों का जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वो होती है ज्ञान से। बड़े बड़े साइंटिस्टों ने रिसर्च करके इस बात को प्रमाणित किया होता है और यही बात जो है हम पढ़ते हैं और इसको एक्सपेरिमेंट में भी जाहिर करते हैं। तो पहला इसमें बात यही आता है कोशिकाओं के अध्ययन में ऐतिहासिक घटना। देखिए दोस्तों, कोशिका के अध्ययन में बहुत सी ऐतिहासिक घटना घटी और बहुत साइंटिस्टों ने इसके ऊपर अपना जो विचारधारा प्रस्तुत किया है। कहते हैं एंटोन वॉन जो लेeuwenhoek द्वारा सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किए जाने के बाद, यानी एंटोन वॉन जो लेeuwenhoek ने जो है सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार किया था, उसके बाद रॉबर्ट हुक ने जो है सन 1665 ईस्वी में कर के एक टुकड़े को माइक्रोस्कोप से देखा और पाया कि वह बहुत छोटे उपखंडों में मिलकर बना है, जिसे उसने सेल कहा। ठीक है, बहुत सी चीज़ों का सेल कहा। हम हिंदी में कोशिका कहते हैं, लैटिन भाषा में सेल का अर्थ होता है छोटा सा कक्ष, यानी एक रूम सा माना जा सकता है। कहते हैं सन 1672 में जो है लेeuwenhoek ने बैक्टीरिया और शुक्राणुओं एवं लाल रुधिर कणिकाओं देखी जो सभी कोशिकाएं थी। सन 1831 में इंग्लैंड के एक विज्ञानी रॉबर्ट हुक ने देखा कि सभी कोशिकाओं के मध्य एक काय पाया जाता है, जिसे उन्होंने केंद्र यानी न्यूक्लियस के नाम दिया। कहते हैं कोशिका की अपनी एक सिद्धांत है, अपने एक कहते हैं विचार है। 1838 ईस्वी में M.J. सलीडन्स ने जो है और एवं जो है थियोडोर सवन ने कोशिका सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार उन्होंने बताया था 3 बात इसमें महत्वपूर्ण थी। पहला बात यही था कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। सभी जीव दोस्तों किसके बने होते हैं? कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिकाओं ही जीवन की सृजनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। याद रखना दोस्तों कि कोशिका ही जीवन के सृजनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। कोशिका पहले से ही विद्यमान कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। देखिए कोशिका पहले से विद्यमान होती है जिसके कारण वो उत्पन्न होती है। कहते हैं कोशिका में आकृति आकार की दृष्टि से काफ़ी विविधता पाई जाती है। कोशिकाओं में दोस्तों जो होती है आकार और आकृति में काफ़ी विविधता पाई जाती है। तो ये विविधता जो होती है उनके लिए एक विशिष्ट प्रमाणित करती है। प्राणियों की तंत्रिका कोशिका में लंबे लंबे प्रवर्धन बने होते हैं, यानी लंबे लंबे तंत्रिका तंत्र होते हैं। इनकी लंबाई कई सेंटीमीटर हो सकती है। कहते हैं पेशी कोशिका आकार में दीर्घकृत लंबी होती है। आपने शुतुरमुर्ग देखा होगा, शुतुरमुर्ग का जो अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है, जैसे 75 mm की होती है। कुछ पादप कोशिकाओं में मोटी भित्ति होती है। विभिन्न जीवों में कोशिकाओं का संख्या में भी व्यापक विभिन्नता पाई जाती है। तो कहते हैं जैसा जीव होता है उसी प्रकार से जो है कोशिका का निर्माण संभव होता है। अब कोशिका के बारे में आप क्या जानते हैं? कहते हैं कोशिका जो होती है
कोशिकाओं को जो है जीव द्रव्य की एक ऐसी इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक प्लाज्मा झिल्ली से घिरी हो और इनमें एक केंद्रक हो। जीव द्रव्य जीवन प्रदान करने वाले एक द्रव्य है जिसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक विद्यमान होते हैं। कहते हैं कोशिका द्रव्य में अनेक कोशिकांग अंगक होते हैं, जैसे कि राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया जिसे हम सूत्रकणिका भी कहते हैं, गोल्गी काय यानी प्लास्टोसिस्ट यानी कवर लवक, और लाइसोसोम लयन काय। इसके पश्चात जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर्द्रव्य जालिका। एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम का भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उसके पश्चात पादप कोशिकाओं के जो है कोशिका द्रव्य में अनेक धमनियाँ वेस्कुलस पाई जाती है जिनमें जो है अजीवित पदार्थ जैसे क्रिस्टल वर्णक आदि पाए भी जाते हैं। जीवाणु में न तो कोशिका अंगक पाए जाते हैं और न ही स्पष्ट निर्मित केंद्रक। कहते हैं लेकिन प्रत्येक कोशिकाओं के 3 अवयव होते हैं, जिसमें से पहला जो है प्लाज्मा झिल्ली प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स यानी कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्मा और एटलिस्ट डीएनए। डीएनए तो आपको पता है, इसका फुल फॉर्म जो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो ये आपके लिए भी महत्वपूर्ण रहता है, कभी कभी 1 नंबर में पूछ लेता है। कहते हैं डीएनए बैक्टीरिया में अनावृत एवं अन्य जीवों में केंद्रीकृत झिल्ली से आवृत पाए जाते हैं। उसके पश्चात है कहते हैं कि कोशिकाओं के 2 मूलभूत किस्में होती है। कहते हैं कोशिका वैज्ञानिक ने कोशिकाओं के 2 मूलभूत किस्मों में बांटा है। उनके भेदों में नीचे दी गई सारणी में दर्शाया भी गया है। वे जीव जिनमें एक स्पष्ट रूप से निर्मित केंद्रक नहीं होता है उसको हम अश्रित केंद्रिक यानी प्रोकैरियोटिक कहते हैं। देखिए दोस्तों, जिसमें केंद्रक नहीं होता है उसको हम प्रीकैरियोटिक कहते हैं। जैसे जीवाणु, सभी जीवों में स्पष्ट रूप से निर्मित केंद्रक होते हैं जो कि केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। उसे हम क्या कहते हैं, सुकेंद्रकीय या समकेंद्रकीय या यूकैरियोटिक्स कहते हैं। तो ये इसको जो है महत्वपूर्ण बनाता है। अब देखिए यूकैरियोटिक प्रीकैरियोटिक्स में अंतर क्या दिया गया है। पहला जो हमारा होगा यूकैरियोटिक कोशिका होगा, दूसरा जो नाम होगा वो प्रीकैरियोटिक कोशिका होगा। आखिर यूकैरियोटिक्स का मतलब क्या होता है। यू मतलब होता है दोस्तों ट्रू, ठीक है, यानी ट्रू का मतलब वास्तविक, अक्रोन का मतलब केंद्रक। उसके पश्चात प्रोकैरियोटिक यानी प्रो का मतलब होता है आरंभिक, आदि, क्रोन का मतलब केंद्रक। तो इस तरह से जो है प्रीकैरियोटिक बनती है। तो पहला जो हमारा है केंद्रक सुपस, उनके ऊपर जो है सुनिर्मित केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। और दूसरा में बात बताया गया है यानी प्रोकैरियोटिक्स में कि केंद्रक स्पष्ट नहीं होते हैं और ये केंद्र क्षेत्र या केंद्र काव्स के रूप में होते हैं। इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। दूसरी बात जो बताती है इसमें कि दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी मौजूद होते हैं। और दूसरा में बताता है कि एक झिल्ली वाले कोशिका पिंड जैसे मीसोसोम मौजूद होते हैं और एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम जालक, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, लाइसोसोम जैसे सूक्ष्म काय और गोल्गी काय नहीं होते हैं। तीसरी पॉइंट में जो है पहला के लिए बताता है कि राइबोसोम जो होते हैं इसमें 80S के रिगार्डिंग होते हैं और दूसरा जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है राइबोसोम 70S होते हैं। चौथा पॉइंट बताता है कोशिका में 2 स्पष्ट क्षेत्र अर्थात कोशिका द्रव्य और केंद्रक पाए जाते हैं। कहते हैं ऐसे कोई भी क्षेत्र नहीं होते हैं जो इनको हेल्प करता हो। पांचवा बात यही बताती है कि स्पीसीज के अनुसार प्रति केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या 2 तथा उनसे अधिक हो सकती है। ठीक है, यहाँ बताता है कि प्रत्येक कोशिका में केवल 1 गुणसूत्र पाए जाते हैं जो कि महत्वपूर्ण होता है। छठी बात ये बताती है कि हर एक जो है गुणसूत्र रेखिक होते हैं और इनके दोनों सिरे मुक्त होते हैं। ठीक है, जबकि दूसरी ओर बताता है कि गुणसूत्र वृत्तीय होते हैं और एक बिंदु पर कोशिका झिल्ली से जुड़ा रहता है। कहते हैं 7वां पॉइंट यही रहता है कि प्रत्येक गुणसूत्रों में एक रैखिक दोहरी रज्जु का स्टैंडर्ड डीएनए हिस्टोन से युक्त होती है। दूसरी ओर बताता है कि गुणसूत्र में एक दोहरी रज्जु या स्टैंड वृत्ताकार डीएनए अणु होते हैं पर इनमें हिस्टोन नहीं पाया जाता है। 8वां पॉइंट जो अंतिम पॉइंट है, कहते हैं प्रत्येक गुणसूत्र में एक सेंटीमियर्स होते हैं जो कि गुणसूत्रों के 2 भुजाओं में बांटता है। फिर भी यदि सेंटीमियर्स अलैंगिक होते हैं तो गुणसूत्र में केवल 1 भुजा पाई जाती है। इधर कहते हैं गुणसूत्र में सेंटीमियर नहीं पाया जाता है, इसलिए कोई विखान करना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। जैसे कि आप इस चित्र में भी देख सकते हो, यहाँ पर जो है माइक्रोस्कोपिक ग्राफिंग दिखाई गई है सुकेंद्रिक कोशिका का और प्रकेंद्रिक कोशिकाओं के बारे में, जो कि इसका महत्वपूर्ण बनाता है। उसके पश्चात कहते हैं स्वेडवर्ग इकाई। स्वेडवर्ग इकाई क्या होती है दोस्तों, कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है स्वेडवर्ग इकाई क्या होती है। तो स्वेडवर्ग यूनिट आपके दिमाग में होना चाहिए जब एक कोशिकाओं में अल्ट्रोसेंट्रीफ्यूजन में मिलाकर इसको जो अवयव को तोड़ा या विखंडित किया जाता है, यानी सेंट्रीफ्यूजर में जब इसको तोड़ा जाता है या विखंडित किया जाता है
तो यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अवसादों के राइबोसोम अलग अलग गति पे नीचे बैठ जाती है। जब भी आप लैब में जाओगे जहाँ ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है वहाँ देखोगे कि प्लाज्मा जो होता है अलग हो जाता है और जो इसमें रेड ब्लड सेल्स होता है आरबीसी होता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो अलग हो जाता है। जब ये लैब में कहीं जाओगे तो देख भी सकते हो कि कैसे सेंट्रीफ्यूजर जो होता है इनको अलग कर देता है, यानी इनको कन्फिसेंट सेडिमेंटेशन के स्वर्गवार्ड इकाई के रूप में निरूपित किया जाता है, जिसको एस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कहते हैं पादप कोशिका और प्राणी कोशिका भी एक दूसरे से कई प्रकार भिन्न होते हैं, जैसे कुछ सारणी में भी दिखाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि पादप कोशिका तथा प्राणी कोशिका में क्या अंतर है। देखिए दोस्तों, पादप कोशिका और प्राणी कोशिका, तो पहला आता है पादप कोशिका के लिए कि कोशिका झिल्ली चारों ओर से सुल्लोस की बनी कोशिका भित्ति होती है। प्राणी कोशिका में क्या होती है, कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और बाहरी संरचना जो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली की होती है। दूसरी बात बताती है पादप कोशिका में कि राजधानियाँ आमतौर पर बड़े आकार की होती है, जबकि प्राणी कोशिका में यही बताती है कि राजधानियाँ आमतौर पर नहीं होती है, यदि होती भी है तो सामान्यतः छोटी आकार की होती है। पादप कोशिका में बताया जाता है कि प्लास्टिड्स मौजूद होते हैं, जबकि जो यहाँ प्राणी कोशिका में प्लास्टिड मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, पादप कोशिका में बताता है ग्लॉक्सी जालिका यानी डिफ्लोटॉन्स नामक इकाई के रूप में होता है, जबकि ग्लॉक्सी काय सुविकसित और स्टोनयुक्त होती है। पादप कोशिका में बताया जाता है कि तार केंद्रक या सेंट्रोसोल नहीं होते हैं, जबकि प्राणी कोशिका में तार केंद्रक या सेंट्रोओल्स मौजूद होते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में भी यहाँ पर देख सकते हो कि पादप कोशिका और प्राणी कोशिका में क्या अंतर है। दोस्तों ये डायग्राम जो है कई क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो 9th क्लास हो, 10th हो या +2 हो, सब जगह जो है महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो आप भी इसको जो है अच्छे से जो लेवल डायग्राम को जो है आप नामिनेट करके इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एग्जामिनर का हमेशा जो है प्लांट सेल और डेडनी सेल डिफरेंस पूछता है और विथ डायग्राम के साथ, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। अगर आप अच्छे से एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, अच्छे से करना चाहते हो, तो इन डायग्रामों को अच्छे से कर लेना। द नेक्स्ट टॉपिक इज components of the cell. Friend, here components of the cells. What do you mean to the component of the cell? The major component of cells are three types: cell membranes, cytoplasma, and nucleus. What? Cell membranes, cytoplasma, and nucleus. There is the cell membranes and plasma membrane. First is the cell membranes and plasma membranes. Here each cell has a limiting boundary. The cell membranes, plasma membranes are plasma lamina. It is a living membrane outermost in the animal cell but internal to be cell wall in plant cells. It is a flexible and can fall in as a food vesicule or amoeba or fall out as is the formation of the pseudopodia of amoeba. The plasma membrane is made of protein. Friend, the plasma membrane is made of protein and lipid. Plasma membrane is made of protein and lipid, and several models were to the purposes regarding to arrangement of protein and lipid. The fluid mosaic is a model is proposed by the Singer and the Nicholsons 1972. Is a widely accepted. It is represented in the figure. According to the fluid mosaic is a model where plasma membrane is composed of lipid bilayer of phospholipids molecules into which is a variety of globular protein is embodied. Each phospholipid is a molecule has two ends and outers had hydrophilics as a water attracting and their inner tail pointed as central hydrophilics and water repelling. The protein molecules are arranged in two different ways. The first is peripherous protein since is a protein, and these protein are present on the outer and inner surface of lipid bilayer. The integrated protein is the interstitial protein. This protein penetrate the lipids bilayer plastids are volar. Here they show this figure. The fluid mosaic model of cell membranes. The many has present a glycoprotein, glycolipids, plasma membranes in a cross sections. Okay, no polars, lipid molecules, polar head, protein molecules on the side of membranes only. Cholesterol, protein molecule that travels as the membranes and exposes to the both surface, lipid bilayers. The many also present these cells. The next is the function.
What is the function for this? The plasma membranes enclose the cell contents. It is a provide cell shape in animal cells. Example: the characteristic shapes of the red blood cells, nerve cells, and the bone cells. It is allowed to transport of contained substance into and out of the cells, but not all the substance. So much it is a term or selective permeable. Transport of small molecules such as a glucose, amino acid, water, mineral, and etc. Small molecules can be transported across the plasma membranes by one of their following three methods. First is diffusion. The diffusion is the molecules of substance move from their region of higher concentration to the region of the lower concentration. The diffusion is a higher concentration to the lower concentration. This does not be require energy. Example: absorption of glucose in a cell. And second is the osmosis. Osmosis is the movement of water molecules from the regions of their higher concentration to the regions of their lower concentration through the semi-permeable membranes. There is no expenditure of energy. Osmosis, the kinds of movements along to concentration gradient. And third is the active transport. What do you mean to the active transport? When the reduction of the moment of contained molecules is their opposite to that of diffusion from region to their lower concentrations. To go to region of their higher concentration, it would be required an active effort by their cells from which energy is needed. The energies are provided by the ATP adenine triphosphate. The active transport may be also be thought of carried molecules. So transfer of the large molecules, bulk of transport from mean. During the bulk transport, their membrane change its form and shape. It is occurred in the two ways: endocytosis, taking the substance in, and exocytosis, passing the substance out. Endocytosis are two types: endocytosis, phagocytosis, and pinocytosis. And the difference between the first is a phagocytosis, intake of solid particles, and pinocytosis is the intake of fluid droplet. And membranes folded out of goings around their particles of forming a cavities, and thus there are engulfing other particles. Secondly, membranes folded in their form of cup-like structure and stuck in the droplet. Here shown in this picture diagrammatic representation of phagocytosis and pinocytosis. There is a vascular cell surface membranes and investigation pocket in the membranes filled with the fluid. And the vascular contains cells protect and the membranes close around a droplet forming to the vasculars. So the diagrammatic representation of their phagocytosis and pinocytosis. The cell membranes regulate movement of substance into and out of the cell. If the cell's membranes fail to the functioning normally, the cell dies. The cell wall in the bacteria and plants cell, the outermost cells cover present the outside plasma membranes is the cell wall about which we are cell study now. Bacteria cell wall is made up to the peptide cones given below in their structure and the function of the plant cells wall. The structure, outermost living, non-living layers present in the all plant cells and secreted by their cell itself. In a most plant, it is chiefly made up to the cellulose, but may be also contain other chemical substances such as pectins and glycolin. The substance constituting their cells wall is not simply homogeneous, but it is a constant of fine thread the fiber called the macrofibril, and it may be things 1 micron and transparent as the cells of the onion peel. In some case, it is a very thick as their cells would, and the function is here the function the cell wall protect the delicate inner parts of the cells and begin it as it is a give to the shape to be shell. As it is a radius, it is not to be allowed to the distractions of the cell, thus leading to be threadedity of the cells that is useful in a many way. It is a freely allow their passes of the water and other chemical into and out of the cell. There are a break into the primary walls of the adjacent cell through which is the cytoplasma of one cell remain connected with their other. This cytoplasma stand which is the connected one cells to the others one are known as the
plasmodemata, and wall of two adjacent cells are formally joined by the centrotimes as the material is called to the middle lamella made of the calcium pestonate। जैसे दोस्तों आपको समझ आ ही गया होगा कि कोशिका के घटक तत्व होते हैं। कोशिका कुछ घटक तत्व होते हैं जो कि मुख्य अवयव के रूप में जाने जाते हैं। कहते हैं कोशिका के मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं, ये जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो कि कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका द्रव्य होती है, केंद्रक होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि ये सारे जो होते हैं कॉम्पोनेंट होते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा आता है वह है कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली का जो है हमारे शरीर में क्या घटक का काम करता है। कहते हैं प्रत्येक कोशिका की एक जो है सीमाकारी सीमा होती है। देखिए हर चीज़ की अपनी एक सीमा होती है, जैसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा लेमा कहते हैं। ये एक सजीव झिल्ली होती है। कहते हैं प्राणी कोशिकाओं में यह सबसे बाहरी परत है, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। ये बहुत ही लचीला होती है और अंदर जैसे कि अमीबा के खाद्य ध्वनि या बाहर जैसे कि अमीबा के जो है कुट पाद का निर्माण की ओर मुड़ जाती है, यानी जो है इसमें सोटोपोडिया पाई जाती है अमीबा में, तो इन्हीं की वजह से होती है। कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली जो होती है प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखती है। प्रोटीन व लिपिड के विन्यास के अनेक मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। सिंगर और निकोलसन ने 1972 द्वारा दिया गया तरल मोज़ेक मॉडल। देखिए तरल मोज़ेक मॉडल जो थी इसके लिए जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहा गया है। व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल है ये, जो कि चित्र में भी दर्शाया गया है। तरल मोज़ेक मॉडल के अनुसार एक बात बताई गई थी, इसमें कुछ 3 बातें थी। पहला तो यही थी कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है फास्फोलिपिड अणुओं की दोहरी लिपिड परत होती है, जिसके भीतर अनेक प्रकार के जो है प्रोटीन अंतर्स्थापित रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है प्रोटीन अंतर्स्थापित रहती है, जो कि एक महत्वपूर्ण बात है। प्रत्येक फास्फोलिपिड अणु के 2 छोर होते हैं, एक बाहरी जलरागी सिरे होते हैं अथवा जल के अपनी ओर आकर्षित करने वाले छोर होते हैं। देखिए एक जल रागी होता है और एक जल जो है विरागी होती है, और केंद्र की ओर निश्चित भीतरी अथवा सिरा जो है जल विरागी जल विकसित करने वाला छोर होता है। यानी कह सकते हो कि एक जो होती है जल रागी जो जल के साथ मैच कर जाती है, और दूसरा जो होती है जल विरागी यानी जो जल के साथ कभी भी अटैच नहीं कर पाती है। तो ये महत्वपूर्ण रखता है। कहते हैं प्रोटीन के अणु 2 प्रकार से व्यवस्थित किया गया है, एक है परिधन प्रोटीन, बाह्य प्रोटीन। देखिए दोस्तों ये लिपिड की दोहरी परत के बाहरी व अंदरूनी सतहों पर विद्यमान होते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है अंगभूत या आंतरिक प्रोटीन। ये प्रोटीन लिपिड की परत को भीतर से पूरी तरह से या आंशिक रूप से भेदित हुए स्थित होते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण बात रखती है। यहाँ पर आपके समक्ष चित्र भी है, जो कि कोशिका झिल्ली की तरल मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया गया था। इसमें देखिएगा तो बहुत ध्यान से देखने से आपको इसका सूक्ष्म जो है प्रदर्शित होगा। कहते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली के अनुप्रस्थ जो बनाई गई है बहुत ही विस्तृत बनाई गई है। इसमें हर चीज़ जो है क्लियर और साफ शब्दों में आप देख सकते हो, जैसे ग्लाइको प्रोटीन हो गया, ग्लाइकोलिपिड हो गया, लिपिड द्विपरत हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो होती है इनमें विद्यमान होती है। तो इतना विस्तृत चित्र जो है प्रस्तुत किया गया था उनके द्वारा। अब देखिए इसमें जो है कुछ बात जो आ जाती है प्रकार्य की। तो कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के भीतर के सभी भागों को घेर रखती है, ये इसका फंक्शन हो गया। यह कोशिका की आकृति प्रदान करती है। प्राणी कोशिकाओं में उदाहरण के तौर पर लाल रुधिर कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिका, अस्थि कोशिका आदि को विशिष्ट आकृति प्लाज्मा झिल्ली के कारण ही होती है। देखिए प्लाज्मा झिल्ली ही जो है जो इनको आकार प्रदान करता है। इसमें से होकर विशिष्ट पदार्थ कोशिका के भीतर या बाहर आ जा सकते हैं, लेकिन सभी पदार्थ नहीं। अंततः रचनात्मक रूप से प्रगम यानी सिलेक्टिव परमेबल कहा जाता है। छोटे अणुओं का जो है परिवहन, जैसे कि आपको पता ही होगा कि ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, पानी, खनिज, आयन आदि छोटे छोटे अणु प्लाज्मा झिल्ली के आर पार होते हैं, और इसके लिए 3 जो है विधियाँ परिवहन कर सकते हैं। वो 3 विधियाँ तो आपको पता ही होगा कौन कौन सी हैं। तो पहला विधि दोस्तों यही है विसरण यानी डिफ्यूज़न। फिर विसरण जो होती है अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। विभिन्न पदार्थों के अणु अपनी उच्चतर सांद्रता के क्षेत्र से अपनी निम्न सांद्रता की ओर क्षेत्र में चले जाते हैं, यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चले जाते हैं। इसके लिए ऊर्जा की अवशोषित नहीं होती है। उदाहरण किसी कोशिका के ग्लूकोज का अवशोषण। अब प्रासरण में क्या होता है? प्रासरण यही कहते हैं कि एक आर्द्र परागण झिल्ली के माध्यम से जल अणुओं को अपनी जो है उच्चतर
सांद्रता वाले क्षेत्र से अपने निम्न सांद्रता वाले, देखिए हाइयर से लोअर के क्षेत्रों में चला जाना। प्रश्न में कोई जो है ऊर्जा व्यय नहीं होती है, इस प्रकार की गति सांद्रता प्रबल होकर होती रहती है। उसके बाद है सक्रिय परिवहन, जब कुछ अणुओं को गति की दिशा विचरण की गति के विपरीत होती है, अर्थात अपनी निरंतर सांद्रता के क्षेत्र से जो है उच्चतर सांद्रता के क्षेत्र की ओर, तब इसमें कोशिकाओं को सक्रिय प्रयास करना पड़ता है, जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा जो है एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफास से प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों, ऊर्जा का जो स्रोत होती है वो एटीपी होती है, यानी एडिनोसिन ट्राइफास से प्राप्त होती है। कभी कभी आपके समझ जो है एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो याद रखना कि इसका फुल फॉर्म जो होता है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। ठीक है, सक्रिय होते हैं जो परिवहन की वाहक यानी कैरियर के अणु के द्वारा भी ले जा सकता है, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बनाता है। उसके पश्चात कहते हैं कि बड़े अणुओं का परिवहन। देखिए थोक परिवहन कैसे होती है, बड़े अणुओं की जो परिवहन होती है अब वो कैसे होती है। कहते हैं बड़े अणुओं के थोक परिवहन के लिए झिल्ली अपना जो है स्वरूप आकृति बदल लेती है। यह दो प्रकार से होती है। इसके लिए जो है एंडोसाइटोसिस यानी एंडोसाइटोसिस जो होती है पदार्थों के भीतर की तरफ लेती है। ठीक है, पदार्थों को जो होता है इंडो मतलब अंदर की तरफ लेती है, और उसके बाद है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मतलब बाहर की तरफ। देखिए दोस्तों, नाम से ही पता है इंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर, तो बाहर पदार्थों के निकालना। तो ये आप याद भी कर सकते हो बहुत आसानी से। अब कहते हैं एंडोसाइटोसिस के दो प्रकार होते हैं। देखिए एंडोसाइटोसिस जो होती है दो प्रकार की होती है, वो कौन कौन से हैं देखिए इसमें बताया गया। एंडोसाइटोसिस दो प्रकार की होती है, एक तो है भक्षकाणु क्रिया यानी कोशिकाशन यानी फैगोसाइटोसिस, दूसरा जो है कोशिकोपायन यानी पिनोसाइटोसिस। इसका पहला पॉइंट ये बताता है कि ठोस पदार्थों को ग्रहण करता है, ये जो है ठोस पदार्थों को इनहेल करता है, और ये जो है तरल बिंदुओं को ग्रहण करता है, यानी बहुत तरल बिंदुओं को जो है आकार के जो ग्रहण करता है। दूसरी बात इसमें यही बताई जाती है कि झिल्ली कण के चारों ओर बाहर की तरफ घेरा सा बनाकर एक गुहा बना लेती है, और इस प्रकार कण को चारों ओर से घेर लेती है, तब जाके ये इनहेल करती है। इसमें जो होता है झिल्ली भीतर की तरफ घेरा सा बनाकर जो है प्लाज्मा नुमा संरचना बना लेती है, जिसके भीतर बंदूक चूस ली जाती है, यानी सबकी सब जो आती है चूस ली जाती है। और यहाँ पर जो है एक विशिष्ट जो है डायग्रामेटिक भी शो करने की कोशिश किया गया है, फेगोसाइटोसिस के और पिनोसाइटोसिस के आरेखी निरूपण करने की कोशिश किया गया है, जो कि बहुत क्लियर बता देती है कोशिका सतह झिल्ली हो, चाहे यहाँ पुटिका कोशिका के उपाद होते हों, या झिल्ली बंदूक के चारों ओर जो है बंद हो जाती है। ठीक है, और इसके पुटिका बनाती है, तो ये भी एक विशिष्ट रखता है। देखिए डायग्राम भी बहुत कुछ बताता है, और एग्ज़ाम व्यू से जो है डायग्राम अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो ये आपको करना चाहिए, और डायग्राम जितने भी हैं वो बनाना भी चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते आपको डायग्रामेटिक शो करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि ये शो नहीं कीजिएगा तो आगे अच्छा भी नहीं होगा, क्योंकि जब भी एग्जामिनर चेक करता है कि डायग्रामेटिक होता है तो वो काफ़ी अच्छा मार्क्स देने की कोशिश भी करता है। कहते हैं कोशिका झिल्ली पदार्थों के कोशिकाओं के अंदर आने जाने का नियंत्रण भी करता है। देखिए कोशिका झिल्ली का ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है कि कोशिका जो होती है अंदर जाने आने का नियंत्रण करना, ये कोई आम बात नहीं है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अंदर कोशिका झिल्ली का ये कार्य भी होता है कि वो नियंत्रण करती है। समझे दोस्तों, ये यदि कोशिका झिल्ली के अपना सामान्य प्रकार नहीं कर पाती है तो कोशिका मर जाती है। अगर ये अपना कार्य संपूर्ण रूप से नहीं कर पाती है तो ये जो होती है डाई हो जाती है। तो देखिए इतना इम्पोर्टेंट कार्य होने के पश्चात, ठीक है, इसको विशिष्ट बनाता है। उसके पश्चात है कोशिका भित्ति। देखिए कोशिका भित्ति भी अपना एक विशेष स्थान रखता है। कहते हैं जीवाणु और पादप कोशिकाओं में सबसे बाहर का आवरण है, जो कि प्लाज्मा झिल्ली को बाहर होता है, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति को बारे में हम जो है अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि कोशिका भित्ति होती क्या है और इसके क्या है। तो कहते हैं जीवों की कोशिका भित्ति जो है पेंटिग्लोकाइन की बनी होती है, यानी पेंटिडोग्लोकाइन की बनी होती है। कहते हैं नीचे पादप कोशिका की भित्ति की संरचना व प्रकार्य का वर्णन भी दिया गया है। देखिए दोस्तों संरचना क्या होती है, फंक्शन क्या होती है इसकी, तो जो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कहते हैं सभी पादप कोशिकाओं में पाई जाने वाले सबसे बाहरी जो है जीवित यानी निर्जीव परत स्वयं होती है। पादप कोशिका में पाई जाने वाले सबसे बाहरी निर्जीव परत पाई जाती है। ठीक है, यानी जो बाहरी होती है वो निर्जीव होती है, स्वयं कोशिका द्वारा जो है संतरित की जाती है। ठीक है, संरचना है दोस्तों, याद रखना, यानी स्ट्रक्चर है। पादपों में सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन इनमें अन्य रासायनिक पदार्थ भी मौजूद हो सकते हैं, जैसे
पेप्किन या ग्लेन। कोशिका भित्ति को बनाने वाले पदार्थ जो सामान्य नहीं होते हैं बल्कि महीन रेशे तथा तंतुओं के रूप में होते हैं, जिन्हें हम क्षुद्र तंत्रों यानी माइक्रो फैब्रिक भी कहते हैं। ठीक है, फैब्रिल्स कहते हैं। यह भित्ति पतली 1 माइक्रोन हो सकती है और पारदर्शी भी, जैसे कि प्याज की आपने देखा होगा जो है ऑनियंस पिल, तो उसी प्रकार से ये होती है। लेकिन कुछ सामान्य मामलों में यह मोटी भी हो सकती है, जैसे कि कष्ट की कोशिकाओं में। अब इसका जो है क्या कार्य है ये भी जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं इसका जो फंक्शन होता है, कोशिका भित्ति कोशिका के भीतरी नाजुक भागों की सुरक्षा प्रदान करता है। कड़े होने के कारण यह कोशिका की आकृति प्रदान भी करता है, यानी कड़ा होने के कारण जो है इसको आकृति भी प्रदान करता है। कहते हैं कड़ी होने के कारण जो है ये कोशिका को फूलने नहीं देती है और इस प्रकार कोशिका के भीतर सुपूर्ति बनी रहती है, जो कोशिका के लिए अनेक प्रकार के लाभकारी भी सिद्ध होती है। इसमें होकर जल तथा सामान्य रसायन कोशिका के बाहर और उसके भीतर मुक्त रूप से आ जा सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि रसायन कोशिका से बाहर और उसके भीतर मुक्त रूप से आ जा सकती है। उसके बाद पश्चात सीमावर्तीय कोशिका के प्राथमिक भित्ति में छिद्र होते हैं, जिन्हें एक कोशिका या कोशिका द्रव्य दूसरी कोशिका द्रव्य से जुड़ी रहती है। ये कोशिका द्रव्य तंतु या कोशिका के दूसरी कोशिका से जोड़ते हैं, जिसका नाम जो है हमने दिया है प्लाज्मोडेस्मा नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं दो सीमावर्तीय कोशिका एक दूसरे से एक जोड़ने वाले पदार्थ चिपचिपे से बंधी रहती है। इसे हम मध्यवर्ती लमेला कहते हैं, जो कैल्शियम पैक्टिन्स का बना होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसको बनाता है। दोस्तों ये टॉपिक जो था हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था बी पार्ट में। इसका जो आगे का पार्ट होगा हम सी पार्ट में करेंगे, द साइटोप्लाज्मा एंड द सेल ऑर्गेनेल्स। तो इसके बाद जो होगा हम क्लोरोफिल के बारे में पढ़ेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करेंगे, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना भूमिका होगा। The cytoplasma and the cell organelles. The cytoplasma contain many cells organs of which we shall learn about. This that traps and the release energy. Example mitochondria and the chloroplast. And this that are the secretary of involved to the synthesis and transport. Example Golgi, ribosomes and endoplasma reticulum. The organelles for the motility is the cilia and the fascia. The societal base is the lysosome. The nucleus, which is the control all actives of the cells and carry the hereditary or material. The next is the mitochondria and the chloroplast, the energy transformer. There is a mitochondria is found in plant and animal cells. It means both cells are present for the mitochondria. Are there energy releaser, and there is a chloroplast found only the green plant cells. The chloroplast only found a green plant cells are energy trapper. The mitochondria is the energy releaser and chloroplast is the energy trapper. The mitochondria is mean to the singular a mitochondrium. Appears a tiny thread-like structure under the light microscope. Approximately 0.5 to 1 macrometers. The number is usually a few hundred to a few thousand per cells. The smallest number is just one as a alga. As a macromonas is the structure, there is the number generally plan of the internal structure of the mitochondrions and the absorbed there means to electron microscope in the figure and notice the flowing part. The macroscopic structure of mitochondria is the mitochondrions. Here is a present of matrix cells, ribosome, ring of DNA, inner membranes, cristaeus and outer membranes, strand of DNA, and there is side of enzyme that remove NH2 and groups from to some amino acid. There is a structurally found of mitochondria and the electronic microscope. The ball made for the after a double membrane. The inner membrane is folded inside from to the projections called crystals and which is the project into the inner compartments called the matrix. So function is the oxidize of pibric acid and break down to product of glucose. To release the energy which get stored in form of the ATP from a ready use. This process is also called to cellular respiration. That why the mitochondria is called to the powerhouse of a cell. Why is called to the mitochondria is powerhouse. Here a high specifies
flow chart of the fatty to glucose to release of energy shown in the below. In a cytoplasma, glucose enters cell containing a 6 atom of carbon and break down into the 2 nucleic acid molecules containing 3 atom of carbon. And in a mitochondria, the CoA is the oxidizing into the CO2, H2O and ATP. So it's called to the powerhouse of the energy. Plastodies is there. Plastodies are found only in the plant cells. These may be colorless and colored. Based on fact, there are 3 types of plastodies. The first is leucoplast, white or colorless. Chromoplast, blue, green, blue, red, yellow, etc. And chloroplast is only for green. Here is the next topic, the chloroplast. Chloroplast is found in all green plant cell in the cytoplasma. And number 1 to 1008, how to so defined it. And shape is usually this, as a shape is a laminate on the most plant and around you. In a some regions shaped as a Alga spirogyra, and the cup shaped is another Alga chlomodomonas. The structure, there is generally plan of the structure of the single chloroplast has been shown in this figure. The structure of single chloroplast, the present of stomata is the site of dark reactions, outer membranes, inner membranes, 1 gramnus. There are 40 to 60 gram per chloroplast. Governance made of the disc-shaped membranes act called to the thylakoids. Number of the thylakoids per the grams may be varying from 2 to 100. And the granulus is their site of light reactions, stomata, lamellus, and the stomata is the site dark of reaction. Here is the structure of the single chloroplast in an electron microscope. The some things is the noted that a flowing part, ball made up to the double membranes, outer membranes and inner membranes. Numbers take out like a palette. Their groups of the grana is a single granus are interconnected by the lamellae. And the sac-like structure is called to thylakoids and the place on the above their other constituents of grano. The inside of the chloroplast is filled with the fluidy media is called stoma, and the function is the chloroplast are the site of photosynthesis, production of the sugar from carbon dioxide and water in the presence of sunlight. The chloroplast versus is the mitochondria. Can you now visualize of how these two organs are opposite to each other? One trap their solar energy, luckily it is the complex molecules by the photosynthesis. Their other release the energy by the breaking the complex molecules by respirations. Similarity between mitochondria and chloroplast, both containing their own DNA. Friend, their similarity on mitochondria and chloroplast is the both are containing their own DNA, the genetic material, as well as their own RNA from protein synthesis. And this they can self-duplicate to produce more of their own kind without the help of nuclear. So, third, their chloroplast and mitochondria contain their own DNA and hereditary as molecules and also their own ribosome. They are termed to the semi-autonomous only there because they are incapable of independent existence outside the cytoplasma for a long time. Since most of their protein are synthesized with his help of the nucleus of DNA. देखिए दोस्तों, ये जो हमने किया है, ठीक है, ये चैप्टर जो है स्ट्रक्चर सेल्स की है, इसमें पहला इसमें जो टॉपिक आता है कोशिका द्रव्य तथा कोशिकांगक। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा कोशिका द्रव्य है और कोशिका अंगक है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कोई भी जो है ह्यूमन बॉडी या कोई भी सेल्स हो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये मायने रखता है। कहते हैं कोशिका द्रव्य में अनेक कोशिका अंगक होते हैं जिनके बारे में हम अभी समझेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात तो यही आती है कि वे कोशिका अंगक जो ऊर्जा को अवरुद्ध और निर्मुक्त करते हैं। निर्मुक्त का मतलब होता है जो छोड़ते हैं। उदाहरण माइटोकॉन्ड्रिया और जो है क्लोरोप्लास्ट, जो हरित लवक भी कहते हैं हम। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो आपको पता ही होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस कहा जाता है, यानी इसको बिजली घर कहा जाता है। इसका कारण यही होता है कि यहाँ पर जो है सारे एनर्जी जो है जो स्टोरेज होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। और क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो आपको पता ही होगा कि क्लोरोप्लास्ट जो है पौधों के लिए जो है भोजन बनाने के लिए जो काफी सक्षम कार्य करता है। तो कहते हैं जो ग्रावी और संश्लेषण का परिवहन में सहायता करते हैं, जैसे ग्लाउजिकाई, राइबोसोम्स, वो
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, अंतर्जालिका, तो ये सारे अपने महत्वपूर्ण होता है जो संश्लेषण एवं परिवहन में सहायक होते हैं। कहते हैं गतिशीलता के लिए अंगक यानी पक्षवात, सिलिया और जो फ्लैजेला का शाविका बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ठीक है, इसलिए जो आत्मघाती यानी सुसाइडल थैली, उदाहरण जो है लाइसोसोम नयकाय कहा जाता है, इसलिए इसको आत्मघाती की थैली यानी सुसाइडल बेग भी कहा जाता है। कहते हैं केंद्रक जो है न्यूक्लियस जो कोशिकाओं की समस्त गतिविधियों को नियंत्रण करती है और अनुवांछित पदार्थों को वाहक करती है। जो अनुवांछित पदार्थ होते हैं उनको क्या करता है, यहाँ से वाहक करती ले जाती है। तो ये इसको बहुत ही महत्वपूर्ण बनाती है। आगे जो हमारा कुछ बात है वो ये आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है ऊर्जा का परिवर्तक ट्रांसफार्मर कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे ऊर्जा जो होती है सिमटी हुई होती है। इसलिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया को जो पादप और प्राणी कोशिका दोनों में विद्यमान होती है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये देखिए पादप में भी होता है, पेड़ पौधों में भी होता है और प्राणी जगत में भी होता है। तो ये दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है, ऊर्जा का मोचन होते हैं, ऊर्जा का जो होता है मोचन होता है, निकलता है। और जो क्लोरोप्लास्ट होती है जो केवल हरे पौधों में ही पाए जाते हैं, तो यहाँ पर जो ऊर्जा होती है ट्रैप कर ली जाती है, यानी जो है उसको कैद कर ली जाती है ऊर्जा को यहाँ पर, और इससे जो है अपना भोजन बनाते हैं और ये तैयार करते हैं। तो पौधों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज करती है, ठीक है, तो मोचन करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रखती है कोई भी बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है और क्लोरोप्लास्ट का क्या महत्व है। तो ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, मुझे नहीं लगता कि नहीं समझ में आया होगा। उसके पश्चात सबसे आता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया होती क्या है और क्या है इसकी पहचान। तो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक बचन यानी माइटोकॉन्ड्रियंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कहते हैं प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में बहुत छोटी क्षुद्राकार संरचना के रूप में दिखाई देते हैं। इनका आकार लगभग जो है 0.5 से लेकर 1.0 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, यानी 0.5 से लेकर 1.0 जो है माइक्रोमीटर तक हो सकता है, जो कि इसको एक विशिष्ट बनाता है। कहते हैं इनकी संख्या प्रति कोशिका सामान्य कुछ सैकड़ों से लेकर कुछ हजार तक भी हो सकती है। सबसे कम संख्या यानी केवल एक, यानी सबसे कम संख्या जो होती है एक में मान्यता दी जाती है। माइटोकॉन्ड्रियंस एक शैवाल है यानी मैक्रोमोनास में होती है जो एक इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए यहाँ पर एक संरचना भी दी गई है यानी एक स्ट्रक्चर भी दी गई है। तो इन स्ट्रक्चर का जो है अपना एक महत्व रखता है। कहते हैं एक माइटोकॉन्ड्रियंस की जो आंतरिक संरचना की सामान्य रूपरेखा जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी में देखा देता है तो वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो अगर आप इसको देखिएगा तो एक जो है माइटोकॉन्ड्रियंस की संरचना जिसमें आपको अर्धगाली मैट्रिक्स मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा, डीएनए वल्ले मिलेगा, आंतरिक झिल्ली मिलेगी, क्रिस्टी मिलेगी, बाहरी झिल्ली मिलेगा, डीएनए का तंतु गुच्छा या रज्जक मिलेगा। कहते हैं एंजाइम स्थल निम्न के ऊपर जो है NH3 समूह से कुछ अमीनो अम्ल भी होते हैं जो इसको एक विशिष्ट संरचना प्रदान करती है। कहते हैं इसकी जो भित्ति दोहरी झिल्ली की बनी होती है, यानी इसका भित्ति जो होता है दोहरी झिल्ली यानी दो परत से बनी होती है। कहते हैं जो भित्ति जो है क्रिस्टलीय नामक संरचना के रूप में जो है अंतवैलित होती है, जो कि अर्धधाती मैट्रिक्स नाम के ध्वनि उपखंड में प्रक्षेपित रहती है। उसके पश्चात जो है इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन भी जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। कहते हैं पारुविक जो है अम्ल ग्लूकोज का विघटन उत्पन्न करता है, का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा का जो है मोचन करता है, जो कि एटीपी के रूप में संचरित हो जाती है ताकि जो आवश्यकता पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल किया जा सके। इस प्रक्रिया को जो है कोशिका संवर्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कोशिका संवर्षण भी कहते हैं। और इसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति घर भी कहा जाता है, यानी इसको पावर हाउस भी कहते हैं इसी कारण, क्योंकि इसमें कोशिका संवर्षण भी होती है और इसमें जो है ऊर्जा संचलित भी हो जाती है, यानी एटीपी पाई जाती है। एटीपी पाई जाने के कारण जो है इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? पावर फैक्ट्री ऑफ एनर्जी, यानी शक्ति बिजली शक्ति घर कहते हैं। यानी सारे जो शक्तियाँ होती है यहीं पे स्टोर होती है, जो इसको एक महत्वपूर्ण बनाती है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है किसी के भी लिए। कहते हैं इसमें जो है ऊर्जा मोचन में ग्लूकोज की निहित और स्वीकृत प्रभाव चार्ट आपके समक्ष भी दी गई है। तो ये प्रभाव चार्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। कहते हैं इसमें जो है चार्ट में ये बताया गया कि कोशिका द्रव्य में जो होती है ग्लूकोज कोशिका में प्रवेश करता है और 6 कार्बन परमाणु युक्त करता है। 2 पाइरुवेट जो अम्ल अणुओं के रूप में जो विघटित हो जाता है 3 कार्बन परमाणु युक्त होती है। उसके पश्चात जो है माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर जो है एसिटिल्स
COA ऑक्सीकृत होकर CO2 और H2O और ATP बना देता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। उसके पश्चात है हमारे समक्ष जो है प्लास्टिडेट्स यानी लवक। प्लास्टिड का मतलब होता है दोस्तों लवक, यानी केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं ये, और ये रंगहीन अथवा रंगीन हो सकती है। इस तथ्य के आधार पर इसको तीन जो प्लास्टिडोल हो सकते हैं, जैसे तीन भागों में इसको विभाजित किया गया है। पहला तो इसने यही बताया है कि श्वेत लवक यानी ल्यूकोप्लास्टिक्स यानी ल्यूकोप्लास्ट जो होती है सफ़ेद तथा रंगहीन होती है। उसके बाद है वर्ण लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है नीले और लाल पीले इत्यादि कलर के भी हो सकती हैं। उसके पश्चात है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग की होती है। तो सबसे पहले हमने देखेंगे क्लोरोप्लास्ट क्या है और क्लोरोप्लास्ट की क्या संरचना बनती है और क्लोरोप्लास्ट जो है क्या महत्वपूर्ण योगदान देता है। दोस्तों क्लोरोप्लास्ट को जो है हरित लवक के नाम से भी जाना जाता है हिंदी में। तो कहते हैं सभी हरे पादप कोशिकाओं के कोशिकांग द्रव्य में पाया जाता है और इसकी संख्या जो होती है 1 से लेके 1008 तक कुछ भी हो सकती है, यानी इसके कुछ भी रेंज हो सकती है। सामान्य डिस्क जैसे यानी गोलाकार दिखता है, जैसे कि सामान्य पौधे कोशिकाओं में पाया जाता है। कुछ पौधों में जैसे कि है स्पोरोगाइडा में रिवन जैसे अथवा अन्य शैवाल यानी जो है क्लोडोमोनास जो होता है प्लाज्मोनुमा होती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। अब इसके स्ट्रक्चर किस बात पर डिपेंड करता है, कहते हैं स्ट्रक्चर जो है एक एकल हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट की संरचना की सामान्य रूपरेखा बनाई जाती है। जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो कि एकल हरित लवक की संरचना किस तरह बनाई गई, बहुत ही जटिल है, जिसमें स्टोमा पाया जाता है, प्रकाशीय अभिक्रिया के लिए ग्रेन एक स्थल है, लेमिनी है, अप्रकाशिकीय अभिक्रिया के लिए स्टोमा एक स्थल है, बाहरी झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली है, एक ग्रेनम जिसमें से 40 से 60 ग्रेन प्रति क्लोरोप्लास्ट होते हैं से प्रेजेंट है। इसमें जो है ग्रेनम डिस्क के आकार के झिल्लीमय थैले जिन्हें हम जो है थाइक्लोकांट कहते हैं से निर्मित होती है और थाइक्लोडाइड की संख्या प्रति गैस 2 से लेकर 100 तक हो सकती है, जो इसको एक महत्वपूर्ण जो है रीजन बनाती है। कहते हैं उसके पश्चात जो है इसमें कुछ ध्यानपूर्वक देखने पर कुछ बातें आपको जो है ऑब्जर्व करोगे, वो ये करोगे कि इसमें जो है दोहरी झिल्ली की बनी कोशिका भित्ति होती है, अर्थात बाहरी भित्ति तथा जो भीतरी भित्ति होती है असंख्य स्टॉक समूह जिन्हें हम ग्रेनम्स कहते हैं, जो प्लाटिकाओं का द्वारा परस्पर जुड़ी हुई होती है। कहते हैं उसके पश्चात कोष जैसे जिसमें हम थायरोकोराइड्स कहते हैं थाइलोकॉइडल्स के जो हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर स्थित होती है, ठीक है, और आपस में मिलकर जो है ग्रेनम्स बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक तरल माध्यम स्टोमा भरा रहता है। तो इसका जो कार्य होता है दोस्तों कुछ ये होता है, क्लोरोप्लास्ट ही वह स्थल है जहाँ प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की जलीय शर्करा का बनना की प्रक्रिया संपन्न करती है। तो यानी यही चीज़ है जहाँ प्रकाश संश्लेषण होती है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। कहते हैं क्लोरोप्लास्ट बना जो है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या डिफरेंस है। देखिए क्लोरोप्लास्ट बना माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि दोनों कोशिकांग किस प्रकार एक दूसरे से विपरीत है। इसमें से एक तो सौर ऊर्जा का ग्रहण करके उसे एक जटिल अणु के रूप में बदल देता है, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है, जबकि दूसरा जो होता है जटिल अणुओं को विघटित करके ऊर्जा निमुक्त करती है, जैसे श्वसन द्वारा होती है। तो देखिए इसमें जो होता है कहते हैं जहाँ ऊर्जा निमुक्त होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाएगा, और जहाँ जो है आपका बदल देता है किसी चीज़ में, ठीक जटिल अणुओं के रूप में बदल देता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण होगा जो पौधों में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में समानताएं क्या है, ये समानताएं की बात बताई गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोनों में ही अपना अपना डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, जो कि इसको एक महत्वपूर्ण बनाता है। दोनों में ही अपना डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, इसलिए इसको एक महत्वपूर्ण बनाता है, और साथ ही अपना अपना आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए होते हैं। तो इस प्रकार वो केंद्रक की सहायता से बिना ही अपने ही किस्म के कोशिकांग अधिकांश संख्या बना सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बनाता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट व माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए आनुवांशिक पदार्थ व स्वयं के राइबोसोम होते हैं। उन्हें हम अर्ध स्वतंत्र तथा अर्ध अस्वतंत्र कहते हैं, क्योंकि कोशिका द्रव्य के बाहर लंबे समय तक इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता है, क्योंकि उनके अधिकतर जो प्रोटीन न्यूक्लियस कक्ष की सहायता से बनते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बनाता है, ठीक है। उसके पश्चात जो हमारा है टॉपिक, our next topic is endoplasmic reticulums means ER, Golgi body and ribosome. Here
The endoplasma reticulum means ER and Golgi body are single membrane bond structure. The membranes has the same structure lipid protein as the plasma membranes, but ribosomes do not have a membranes. Ribosomes are involved in their synthesis of protein in the cell. Golgi body in the excreting and the endoplasma reticulum in the transporting and sorting the products. These three organelles operate together. A 4.7 to 4.8 show the diagram of the ER and the Golgi body as seen under the electron microscope. And the note the ribosome present in a ER. Here show this diagram. The first diagram is a Golgi body and second is a endoplasma reticulum. Both are same division but are different to cytomesis is a present of Golgi body and their endoplasma reticulum is the nucleus pores, roughly endoplasma reticulum and ribosome smooth endoplasma reticulum. There is a two are ribosome present is a ER. There are roughly endoplasma reticulum and smooth endoplasma reticulum. That is important for a exam view. Here difference between the endoplasmic reticulum, Golgi body and ribosome. There is a structure. First is a structure. A network of membranes with the thing within the 50 to 60 degree. It is of the two types of rough endoplasmic reticulum means RER. What do you full form for the RER? Rough endoplasma reticulum means RER. When the ribosome are attached to it is a smooth endoplasma reticulum. Friend, what is the full form of SER? The smooth endoplasma reticulum. When no ribosome are present, the Golgi body are it is a stalk and membranous sac of the same thickness as a ER exhibit to the great diversity in the size and shape. But ribosome is a spherical about 150 to 250 and their diameter up to the large molecules of RNA and protein, ribonucleic protein. And second is a endoplasma reticulum means ER. They are distributed to the throughout of their cytoplasma and it is the contact with their cell membranes as well as their nuclear membranes. So Golgi body is in the animal cells present around their nucleus of 3 to 7 in the number. In a plant cells, many in the number of and present are scattings throughout their cells called to dactylosome. The ribosome is spherical about 150 to 250. As the diameter made up to the large molecules of RNA and the proteins, ribonucleic protein. There is a present in the two free particle cytoplasma attached to ER, also form that is stored to nuclei inside their nucleus ATS type. The ribosomes are the present others as the free particles in cytoplasma are attached to ER, also form the stored to nuclei inside the nucleus. 80 S types found to the eukaryotics and 70 as the prokaryotics. A several unit of measuring to the ribosome. Learn to the preview chapter. And second is a function. The function is provided to the internal framework compartment and the reaction surface, transport enzyme and other materials throughout their cells. RER is their site of the protein synthesis on the SER for steroids synthesis store of carbohydrate. And second is the Golgi body, their synthesis and secretion as the enzyme participate in the transformation of membranes to give a rise to other membrane structures such as the lysosome, acrosomes and dactylosome. A centralized wall is an element like a pectins and macellus. There is a ribosomes is a site for proteins. देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है आंतरद्रव्य जालिका, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER, जो Golgi कार्य और राइबोसोम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है अपने स्थान पे। कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है दोस्तों, कहते हैं Golgi कार्य के ऊपर केवल एक ही झिल्ली होती है और ये झिल्ली जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। झिल्ली की संरचना का प्लाज्मा झिल्ली के समान ही होती है और इसे हम क्या कहते हैं,
लिपिड प्रोटीन, क्या कहते हैं दोस्तों, लिपिड प्रोटीन्स रहती जो संरचना होती है, लेकिन राइबोसोम में झिल्लियाँ नहीं होती है। राइबोसोम कोशिकाओं में पदार्थों को संश्लेषण में लगे रहते हैं, यानी पदार्थों का क्या करता है, ये संश्लेषण करता है, जो एक महत्वपूर्ण कार्य है। ग्लोब्सी पिंड जो है स्वयं ही में एक एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम उत्पादन में, परिवहन तथा संग्रह में लगे रहते हैं, और ये तीनों कोशिकाओं के अंग एक साथ कार्य करते हैं, तीनों जगह जो है ये एक साथ ही कार्य करता है। यहाँ पर चित्र में भी दिखाने की कोशिश किया गया है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा ग्लोब्सी काय के एक इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी में देखने पर जो आरेख दिखता है उसको यहाँ प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में विद्यमान राइबोसोम को ध्यान से आपको देखिए, इसमें कुछ खास बात आपको दिखेगा, जैसे कि डायग्राम भी है इसमें। ग्लोब्सी काय सबसे पहला है जो देखिएगा, तो दोनों जो है सेम ही है, बट उसी लगता है जैसे इसी का ही पार्ट है, लेकिन होता तो है ही इसी का, लेकिन ये ग्लोब्सी काय के रूप में आ जाता है और इसका जो है अंतर्द्रव्य जालिका में आ जाता है। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो सारे चीज़ जो है सही आपको दिख जाएगा, जो कि इसको एक महत्वपूर्ण बनाता है, ठीक है। ये डायग्राम जो है बहुत ही सूक्ष्म डायग्राम है, जिसको बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से लिया गया है, जो कि आपको समझाने के लिए काफ़ी पर्याप्त रखता है मान्य, क्योंकि इन दोनों में जो है सेम ही दिख रहा है, जिसमें केंद्रक पाया जाता है अंतर्द्रव्य जालिका में, और केंद्रिका छिद्र होती है, खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका होता है, राइबोसोम्स होता है, और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होता है। तो ये इस डायग्राम ने बहुत कुछ हमें समझाने की कोशिश भी किया है। अब आगे है हमारे समक्ष जो है, कहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर और ग्लोब्सी काय और राइबोसोम में क्या अंतर है, किस बेस पे इसको अलग किया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसका अंतर जानना भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। पहले तो होता है यही आता है संरचना में, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है, कहते हैं झिल्ली का एक अंतर्जालिक जो है जालक्रम, जिसकी मोटाई जो होती है 50 से 60 डिग्री होती है, और ये दो प्रकार की होती है। याद रखना दोस्तों, एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछ लेता है कि आर ई आर का फुल फॉर्म क्या है, तो आर का फुल फॉर्म क्या है, क्या रफ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, यानी इसको हिंदी में कहेंगे खुरदुरा अंतर्द्रव्य जालिका, खुरदुरा यानी रफ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, और हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों, खुरदुरा अंतर्द्रव्य जालिका। मतलब इसके ऊपर जो है राइबोसोम संलग्न होता है, राइबोसोम के ऊपर, इसके ऊपर होता है। और दूसरा जो होता है आपके समझ जो है SER, कभी फुल फॉर्म आ जाए, SER का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको जो हम कहते हैं चिकना अंतर्द्रव्य जालिका, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम। देखिए वो रफ था, ये स्मूथ था, तो ये दोनों में यही डिफरेंस बताती है। ये संरचना होता है एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम यानी ER का, ठीक है, जिस पर राइबोसोम नहीं होता है। यानी याद रखना कि RER पर जो होता है राइबोसोम संलग्न रहता है, और जो है SER पर जो है राइबोसोम नहीं होता है। कई बार जो होता है, जो बच्चे PMT को देते हैं एग्जाम, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है एग्जामिनर के लिए, कि जो राइबोसोम होता है वो किस पे पाया जाता है, SER पे पाया जाता है कि RER पे पाया जाता है। तो ऐसे जो है PMT में क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, जब इंट्रेंस टेस्ट बच्चे देते हैं मेडिकल का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है आप लोगों के लिए, कि अगर मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और आगे चल के PMT की तैयारी करना है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण रखता है कि ये सिलेबस को दोस्तों अच्छे से समझिए। कहते हैं जो चीज़ समझा हुआ होता है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। जितना मर्जी आप समझ लीजिए, जो आपका अपना लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में आप नहीं समझिएगा, नहीं अंडरस्टैंड कीजिएगा, तो कहते हैं कि सब कुछ अधूरा सा अधूरा लग जाता है, ठीक है। जो आपका लैंग्वेज है उसमें समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्या बताने की कोशिश किया गया है। तो ये सारी सुविधाएं जो होती है त्रिपाण स्टडी सेंटर ही प्रोवाइड्स कर रहा है बच्चों के लिए। तो इसलिए जो है आपका फ़र्ज है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर को जो है विस्तृत बनाइए, आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो अगला जो है हमारा ग्लोब्सी काय है। कहते हैं झिल्ली कोशिका का एक स्टॉक होती है, जिसमें झिल्ली की जो मोटाई वही होती है जो ER का होता है। तो इसके आकार और आकृति में काफ़ी जो है विविधता पाई जाती है। उसके पश्चात जो है राइबोसोम आता है। कहते हैं गोलाकार होते हैं, जिनका व्यास जो है लगभग 150 से 250 तक होती है, और ये बड़े अणुओं को जो है RNA तथा प्रोटीन, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन के बने होते हैं। उसके पश्चात जो है दूसरा पॉइंट ये बताता है कि समस्त कोशिका द्रव्य में वितरित होती है, और ये कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक झिल्ली के साथ भी जुड़ी होती है। ये एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम के बारे में था। उसके पश्चात है ग्लोब्सी काय, ठीक है। ग्लोब्सी काय में ये बात बताई जाती है कि ये प्राणी कोशिकाओं में केंद्र के चारों ओर
3 से 7 तक की संख्या में स्थित होती है। पादप कोशिकाओं में इनकी संख्या काफ़ी अधिक होती है और समस्त कोशिका के भीतर छिद्रे होते हैं। इनको जालिका डक्टोसोम कहते हैं। उसके पश्चात जो है राइबोसोम में क्या कंडीशन होती है इसको तो ये देखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं या तो कोशिका द्रव्य में मुक्त कणों के रूप में स्थित होते हैं अथवा ईआर के संलग्न होते हैं या केंद्र के भीतर केंद्र यानी न्यूक्लियस में संचलित भी हो सकते हैं। कहते हैं यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो है 80 एस किस्म के राइबोसोम होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है 70 एस किस्म के होते हैं। यानी एस राइबोसोम का मापने के जो है स्वेडबर्ग इकाई है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने इसका तीसरा चैप्टर देखे होंगे तो आपको इस बात की पूरी नॉलेज होगा कि स्वेडबर्ग होती क्या है। तो कहते हैं ना, कोई चीज़ मिस करोगे तो वो आपको मिस कर देगा। उसके पश्चात हमारे समझ आता है प्रकार्य। देखिए दोस्तों, प्रकार्य में क्या है, कहते हैं कि आंतरिक ढांचा यानी फंक्शन में जो है आंतरिक ढांचा खंड और अभिक्रियाएं सतह पर प्रस्तुत करती है। एंजाइम तथा अन्य पदार्थों को समस्त कोशिका में ले जाता है। आरईआर जो होती है और प्रोटीन संश्लेषण करती है। देखिए आरईआर क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है, जबकि एसईआर पर जो है स्टेरॉइडों पर संश्लेषण होता है। यानी स्टेरॉइडों का संश्लेषण होता है तो इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट संचलित होती है। ये पीएमटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। उसका फंक्शन जो है आपका, इसमें एंजाइम का संश्लेषण और श्वेत होती है और झिल्ली के रूपांतरण में योगदान करता है, ताकि झिल्लियों में निर्मित अन्य संरचना जैसे कि लनकाएं, लाइसोसोम, अग्रपिंडक, एक्रोसोम और जालिकाएं बन सके और जो है पैक्टिन संश्लेषक जैसे भित्ति तत्वों का संश्लेषण कर सके, ठीक है। उसके बाद लास्ट में यही आता है कि प्रोटीन संश्लेषण स्थल होती है, तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बनाता है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे का टॉपिक जो है अगले पार्ट में हम करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होना है। तो आप इसी तरह त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जुड़े रहिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। और जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी लगाइए और त्रिपाण स्टडी सेंटर को आगे बढ़ाइए, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर आने वाला समय में आपके लिए जो है टेस्ट सीरीज लाएगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। लेकिन टेस्ट सीरीज तब आएगा जब त्रिपाण स्टडी आगे बढ़ेगा, ठीक है। आगे आप लोग अगर कोशिश करके बढ़ाओगे तो आपके समक्ष जो होगा पीएमटी के भी बहुत से क्वेश्चन आपके बताया जाएगा और बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश भी किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर एक अपने आप में विस्तृत है और इसका जो समझाने का तरीका है वो अलग है, सबसे अलग है, समझ से भी अलग है, ठीक है। तो इसमें जो मेन बात होती है कि आपको कैसे समझ में आता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं आपको दिखता नहीं हूँ, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी आपको एकलव्य बन के भी जीवन में कामयाबी की लक्षण प्राप्त करना है। क्योंकि बच्चों पता है क्या होता है, हम ये कहते हैं कि हमने गुरु से सीखा है, लेकिन कभी कभी जो है गुरु की आवाज़ भी जो है शिष्य के लिए बहुत बड़ी बात बन जाती है। कभी कभी जो है गुरु की बातें भी जो है शिष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रख जाती है। तो आज जो है आपको एकलव्य बनना है और एकलव्य की तरह जो है आपको गुरु को चाहे देखो चाहे ना देखो, आपने जो है गुरु की बातें मानना है और उनको जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करना है और ये जो वीडियो है हर जगह पहुंचाना है। क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर का एक ही लक्ष्य है कि सभी बच्चों में जो है सही ज्ञान उपस्थित हो, सही बात लेके आगे चले। क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अपने आप में ही एक विस्तृत है। इसे दोस्तों सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। हम जो है इसके अगले पार्ट में मिलेंगे और भी जानकारी के साथ, तो आप बने रहिए त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप मुझे देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड
लेके जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में बीए जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।